नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में हम आपको दिन भर की कुछ ऐसी बड़ी खबरें दिखाएंगे जिन्होंने सुर्खियां बटोरी दिन भर, और उस पर जुड़ेंगे अपने उन संवाददाताओं से भी जिन्होंने रखी दिन भर इन खबरों पर पैनी नजर। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की, जहां पर उन्होंने विकास के कई सौगात आज दिए हैं। प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र को 1800 करोड़ रुपए की 45 परियोजनाओं की सौगात दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 1200 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इनमें कई सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री ने वाराणसी में बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत ध्यान दिया है। इस दिशा में एक और कदम के अंतर्गत प्रधानमंत्री 590 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। इनमें वाराणसी स्मार्ट सिटी और शहरी परियोजनाओं के तहत विभिन्न पहलें भी शामिल हैं। इसमें स्नान घाट के निर्माण के साथ साथ चरण 1 में नमो घाट का पुनर्विकास, 500 नावों के डीजल और पेट्रोल इंजनों का सीएनजी में रूपांतरण, पुरानी काशी के कामेश्वर महादेव वार्ड का पुनर्विकास और गांव हरहुआ दासेपुर में 600 से अधिक ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण और दशाश्वमेध घाट पर पर्यटन सुविधा प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री ने विभिन्न सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। जिले में सीवरेज एवं जलापूर्ति की व्यवस्था को बेहतर बनाने से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। इस मौके पर सामाजिक एवं शिक्षा क्षेत्र में संबंधित जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें महगांव में आईटीआई, बीएचयू में वैदिक विज्ञान केंद्र का चरण 2, रामनगर में गवर्नमेंट गर्ल्स होम, दुर्गाकुंड में गवर्नमेंट ओल्ड एज विमेन होम में थीम पार्क शामिल है। प्रधानमंत्री ने बड़ा लालपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल परिसर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक एवं सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट और सिंधौरा में गैर आवासीय पुलिस थाना भवन सहित पुलिस तथा अग्नि सुरक्षा से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने 1200 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इनमें कई सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं से शहर एवं ग्रामीण इलाके की सड़कों पर यातायात के भार को कम करने में काफी मदद मिलेगी। इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश गरीब समर्थक पर्यटन विकास परियोजना के तहत सारनाथ बौद्ध सर्किट के विकास कार्य, अष्ट विनायक के लिए पवन पथ का निर्माण, 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा, अष्ट भैरव नवगौरी यात्रा, पंचकोसी परिक्रमा यात्रा मार्ग में 5 पड़ावों का पर्यटन विकास कार्य और पुरानी काशी में विभिन्न वार्डों में पर्यटन विकास कार्य सहित कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न परियोजनाओं के मॉडल का निरीक्षण भी किया। तो प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे पर हैं और इस दौरान एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का भी उन्होंने उद्घाटन किया, जिसमें लगभग 1 लाख छात्रों के लिए भोजन पकाने की क्षमता मौजूद है। पीएम मोदी ने यहां छात्र छात्राओं से संवाद भी किया। उन्होंने अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का निरीक्षण किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। गौरतलब है कि अक्षय पात्र एक स्वयंसेवी संस्था है जो कि उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के स्कूलों में मिड डे मील उपलब्ध कराती है। तो ये प्रधानमंत्री ने अक्षय पात्र जो रसोई है, मध्याह्न भोजन रसोई, उसका निरीक्षण किया कि किस तरह से वहाँ पर भोजन निर्माण होता है, किस तरह से मशीनों का इस्तेमाल होता है। और हम आपको ये भी बता दें कि ये जो
रसोई है ये इतनी आधुनिक रसोई है कि इसमें सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल, काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल हमारे साथ वाराणसी से इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। आशुतोष, जब इस समय मैं विकास परियोजनाओं की फहरिस्त को पढ़ रहा था, सूची को, तो बड़ी लंबी सी सूची थी जिसको हमने अपने दर्शकों को बताई कि विकास की कितनी परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने शिलान्यास अथवा उद्घाटन किया है। लेकिन एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि काशी की एक आधुनिक तस्वीर भी देखने को मिल रही है, और इससे याद आता है प्रधानमंत्री का वो कथन कि काशी को वो क्योटो बनाना चाहते हैं। आज इस दिशा में कितना बड़ा कदम था, ये सारी की सारी परियोजनाएं कितनी बड़ी कदम के रूप में देखी जाएंगी? देखिए लालचंद, 2014 से जब से प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद और प्रधानमंत्री हुए हैं, लगातार उनके विकास के काम काशी के लिए जो है समर्पित रहते हैं। तमाम सारी परियोजनाएं यहां पर चला करती है। आज खुद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात को कहा कि काशी में एक परियोजना समाप्त होती है तो 4 परियोजनाएं शुरू हो जाती हैं। उन्होंने काशी की जनता का इस बात को लेकर के धन्यवाद दिया कि उन्होंने धैर्यपूर्वक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया। उन्होंने बताया कि 2014 में जब वो यहाँ पर आए थे तो वाराणसी समस्याओं के ऐसे मकड़ जाल में था कि जिससे निकलना बड़ा मुश्किल था। साल 2 साल बीतने के बाद ही विपक्ष का यह सवाल तैयार हो गया था कि आखिर वाराणसी में हुआ क्या। उन्होंने इसी बात की आज तारीफ की, काशीवासियों को धन्यवाद दिया कि आपने मेरा साथ दिया धैर्यपूर्वक। वाराणसी की वो समस्याएं केवल एक दिन में छड़ी घुमा करके दूर करने वाली नहीं थी, क्योंकि वाराणसी एक पुरातन नगरी है, एक पौराणिक नगरी है। इसका एक चीज जो है काफी ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से महत्व रखता है। वाराणसी और काशी के विकास को इस मद्देनजर कि इसकी पौराणिकता बनी रहे, इसकी पुरातन सभ्यता बनी रहे और उसके साथ ही आधुनिकता का संपूर्ण समावेश हो, प्रधानमंत्री ने फूंक फूंक करके एक एक परियोजनाएं यहां पर डाली। और निश्चित रूप से आज तक जितनी बदली हुई काशी दिखाई देती है, उससे भी अधिक बदली हुई आने वाले दिनों में काशी दिखाई देगी। प्रधानमंत्री ने आज की जिन 1800 से अधिक करोड़ की परियोजनाओं का जो है शिलान्यास और जो है लोकार्पण किया है, उन परियोजनाओं में पूरी काशी के लिए, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे परिवहन की बात हो, या फिर जो है काशी की पौराणिकता से जुड़ी हुई तमाम सारी और डेवलपमेंट की कहानियां हो, उन सबको जो है उन्होंने समेट करके एक ऐसा बुके तैयार किया है कि निश्चित रूप से ये सारी योजनाएं जिस दिन धरातल पर उभर करके आएंगी, काशी क्वेटो ही नजर आएगी। क्वेटो नजर आने के लिए पहले बुनियादी सुविधाओं को दूर करना होगा। बुनियादी सुविधाएं जो है पूरी तरह से समुन्नत होकर के जब काशी के लोगों के पास होंगी, उसके बाद जब जो निखर करके काशी आएगी, उस काशी को क्वेटो जरूर कहा जा सकता है। काफी विकास का मॉडल जो है बदला हुआ होगा। जी लालचंद, और ये जो बदला हुआ रूप है आशुतोष, यही है दिव्य, भव्य और नव्य काशी, जहां विरासत भी है और विकास भी है। तो प्रधानमंत्री ने अपनी सोच के मुताबिक जो विरासत और विकास को संजोने के लिए एक दिव्य, भव्य और नव्य काशी के निर्माण में जो उन्होंने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, आम लोगों की जिंदगी पर, हम ये जानना चाहते हैं कि वाराणसी के जो आम लोग हैं उनकी जिंदगी पर इन विकास परियोजनाओं से कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। देखिए लालचंद, फिर मैं एक बार कहता हूं कि 2014 से लगातार वाराणसी काशी जो है किसी न किसी योजना परियोजना के अंतर्गत काम कर रही है। अगर आप वहां के रहने वाले लोगों के परिवर्तन की बात करें तो नंगे तार घरों के सामने झूलते हुए दिखाई दिया करते थे जी। एक अलग तस्वीर पेश करते थे। लगता था कि वाराणसी के घाट या घाटों के किनारे जो घर हैं, तंग गलियां यहाँ पर थी और उन तंग गलियों में जो है इतना अतिक्रमण था, उसका कोई व्यवस्था नहीं थी, ना उसमें प्रकाश व्यवस्था थी, ना उनका सौंदर्यीकरण था। गलियों की लंबाई तो चौड़ाई तो नहीं बढ़ी, लेकिन उनका सुंदरीकरण जरूर हुआ। वो तमाम सारे झूलते हुए तार जमीन के अंदर चले गए। लोगों को जो है निर्बाध विद्युत आपूर्ति का जो सिस्टम यहाँ पर मिला, निश्चित रूप से उनके जीवन में लगातार बदलाव आया है और उसका लाभ जो है, जो भी परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, काशी वासियों को ही मिल रहा है।
इसके साथ ही काशी धार्मिक नगरी है, देश और दुनिया से तमाम सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं। लेकिन जब घाटों पर वो गंदगी पाते थे, जिस तरह से इसकी ख्याति थी, उसके अनुरूप जो है जब काशी को नहीं पाते थे तो उन्हें बड़ा अपार कष्ट होता था। लेकिन आज घाटों का सुदृढ़ीकरण हुआ है, सुंदरीकरण हुआ है, तमाम सारी स्वच्छता की बात को ध्यान में रख करके स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखा गया है। जो महत्वपूर्ण घाट थे, वो चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट हो, चाहे जो है दशाश्वमेध घाट हो या 80 घाट हो, जो पर्यटकों के आकर्षण का विशेष केंद्र हुआ करते थे, वहां पर यात्रियों और पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए अनेकानेक सुविधाएं जो है वहां पर प्रस्तुत की गई हैं। कहावतों में था कि काशी का सवेरा जो है बहुत अच्छा हुआ करता है, लेकिन वो सवेरा देखने को कैसा मिलता है, क्या वो स्वच्छतापूर्ण मिलता है या चारों तरफ गंदगी से घिरा हुआ मिलता है। इन 7 सालों में मैं दावे के साथ लालचंद कह सकता हूं कि काशी में गंगा के किनारे का सवेरा अब एक स्वच्छ सवेरा के रूप में उभर करके आया है। आज भी लोग वहां पर आते हैं, सवेरे का आनंद लेते हैं, योग ध्यान तमाम सारी मुद्राओं में आते हैं, वो अपने तमाम धार्मिक और तमाम मनोरंजक कार्यों को अंजाम देते हैं। और आज जब गंगा के में तमाम फटफट करते हुए डीजल के इंजनों से चलने वाली नावों का स्वरूप बदल गया, अब सब सीएनजी से चलेंगी, बिना आवाज किए चलेंगी, वहां पर प्रदूषण का नियंत्रण होगा, तो निश्चित रूप से काशी का एक विहंगम दृश्य जो पहले से था वो और उभर करके आएगा। और 4 चांद तो उसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लगाता है। काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की एक अपार उत्कंठा रहा करती थी, लेकिन जब वो उनकी गलियों में फंस करके विवश होते थे तो उनका मन कहीं न कहीं से परेशान होता था। लेकिन अब काशी कॉरिडोर में जब मां गंगा से स्नान करके और सीधे काशी विश्वनाथ के दर्शन होते हैं तो न केवल वाराणसी के बल्कि देश और दुनिया के तमाम सारे श्रद्धालुओं को अपार श्रद्धा पैदा होती है, अपार खुशी पैदा होती है कि उनका भी धर्मस्थान एक ऐसा रमणीक है जहां पर जाने से वो जिस खोज में आए हैं, जिस शांति की खोज में आए हैं, जिस श्रद्धा की खोज में आए हैं, वो उन्हें पर्याप्त रूप से मिल रहा है। और वो भी पूरी स्वच्छता के साथ शांति। आशुतोष, अभी जब हम अपनी रिपोर्ट दिखा रहे थे तो उसमें एक बात का जिक्र कर रहे थे कि आज जो उन्होंने अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का जो उद्घाटन किया है वो बहुत ही आधुनिक रसोई है। हमने तस्वीरों में भी उसे देखा, सौर ऊर्जा का भी उसमें इस्तेमाल हो रहा है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा उस रसोई के बारे में आप जानकारी दें कि अक्षय पात्र की वो रसोई कैसी है और क्या वो एक मॉडल के रूप में पूरे देश में उसे अपनाया जा सकता है। आशुतोष, बिल्कुल लालचंद, अगर हम कहें तो मॉडल के रूप में अक्षय पात्र की जो वाराणसी की रसोई है अपनाया जा सकता है। कारण साफ है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का ऑर्डर किया कि दुनिया में सबसे कुपोषित बच्चों को पोषण देने के लिए आवश्यक है कि उन्हें दोपहर का मध्याह्न भोजन, पका हुआ भोजन उनको दिया जाए, उसके बाद से ही यह व्यवस्था शुरू हुई। लेकिन लगातार ऐसी शिकायतें आती रही कि मध्याह्न भोजन में तमाम सारी खामियां हैं, कई बार स्कूलों में बच्चे बीमार होते थे। उसके बाद से अक्षय पात्रा ने जो है क्रमशः जो है, चाहे मथुरा वृंदावन हो या लखनऊ हो या साउथ इंडिया के तमाम सारे ऐसे जगहें हैं, क्रमशः उसने अपना विस्तार करना शुरू किया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है ये कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा और अब वाराणसी पहुंचा है। यहाँ पर 1 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाने की कैपेसिटी वाला संयंत्र लगाया गया है। रोटी बनाने की जो मशीन है वह 40,000 रोटियां 1 घंटे में सेंकती है। 1600 लीटर का टैंक है, एक ऐसा आधुनिक टैंक है जो दाल बना करके 1600 लीटर उपलब्ध करवाता है। सब्जियां एक बार नहीं, कम से कम 4 बार धुलने के बाद वहां पर बनने के लिए आती हैं। तो जो पौष्टिकता है, गुणवत्ता है, साफ सफाई है, वह अक्षय पात्रा की लाजवाब है। और इसके साथ इसका डिलीवरी सिस्टम जो है वो कहीं और भी अच्छा है कि 10 बजे अगर विद्यालय में लंच होता है तो 15 मिनट, ठीक 15 मिनट पहले गर्म खाना बच्चों के लिए स्कूलों पर पहुंच जाएगा। उसके लिए कितनी वैन लगेंगी, कितने संसाधन लगेंगे, उसका कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि अगर 10 बजे लंच है तो 9:45 पर सारे स्कूलों में गर्म भोजन पहुंच जाएगा और वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के बच्चों के पेट में जाएगा। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। ये पूरी तरह से वहां पर लेबोरेटरी है इस बात को जांचने के लिए कि उसके तमाम खानों में, चाहे वो चावल, दाल, रोटी, सब्जी जो कुछ भी है, उसमें प्रोटीन कितना है, आयरन कितना है, उसमें कैल्शियम कितना है, ये सारा कुछ रोज का हिसाब रखा जाएगा। तो निश्चित रूप से मध्याह्न भोजन अक्षय पात्रा के हाथों में आने के बाद हम साफ तौर पर कह सकते हैं कुपोषण को जो स्थिति गरीब घरों के बच्चों में बनी हुई थी वह जो है कहीं न कहीं दूर हुई है।
लालचंद, आपको एक और अच्छी बात बताएं हम जी। कि प्रधानमंत्री आज परिषदीय स्कूलों के 20 बच्चों से मुलाकात भी किए उसी अक्षय पात्रा के स्थान पर। 20 बच्चों ने 20 तरह की अपनी जो है कहीं न कहीं प्रतिभा दिखाई और आज आश्चर्यचकित थे प्रधानमंत्री कि परिषदीय विद्यालय, खासतौर पर परिषदीय विद्यालय, वो कॉन्वेंट में नहीं पढ़ते हैं, वो मुफ्त में पढ़ते हैं, उनको ड्रेस भी मिलती है, जूते भी मिलते हैं, खाना भी मिलता है, किताबें भी मिलती हैं। वो गरीब घरों से आते हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया तो बस विवश होकर के प्रधानमंत्री को, जो आज यहाँ पर सम्मेलन था, यहाँ के कुलपतियों को, देश के शिक्षाविद यहाँ पर रुद्राक्ष में इकट्ठा थे, उनके संबोधन में उसको शामिल करना पड़ा और प्रधानमंत्री को विवश होकर के यह कहना पड़ा उन कुलपतियों और शिक्षाविदों से कि आने वाली जो पीढ़ी है, क्या हमारे विश्वविद्यालय ये तैयार हैं उनकी प्रतिभा के अनुकूल जो है व्यवस्था देने के लिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये प्रतिभा आएगी और उसमें जो है उसके लिए हमें आपको तैयार रखना होगा अपने विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों को। लालचंद, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री की यात्रा पर और जो परियोजनाएं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है उस पर जानकारी देने के लिए। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का दौरा किया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। वहां पर पीएम ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद से युवाओं पर जिम्मेदारी अधिक बढ़ गई है। पीएम ने कहा कि युवाओं को समझे बिना उस पर थोपने का युग चला गया है। अभी तक स्कूल, कॉलेज और किताबें ये तय करते आए थे कि बच्चों को किस दिशा में जाना है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद अब युवाओं पर दायित्व और बढ़ गया है और इसके साथ ही हमारी भी ये जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम युवाओं के सपनों और उड़ान को निरंतर प्रोत्साहित करें, उसके मन को समझे, उसकी आकांक्षाओं को समझे, तभी तो खाद पानी डाल पाएंगे। उसे समझे बिना कुछ भी थोपने वाला युग चला गया है दोस्तों। और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरों से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी की आधुनिक विचारों से जोड़ना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश को आगे बढ़ने के लिए जितने भी मानव संसाधनों की जरूरत हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो देश को उपलब्ध कराएं, देश को दे। हमारे युवा स्किल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, प्रैक्टिकल हो, कैलकुलेटिव हो। शिक्षा नीति इसके लिए जमीन तैयार कर रही है। इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता निशांत सौरभ हमारे साथ। निशांत, जिस तरह से नई शिक्षा नीति पर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस समागम का आयोजन किया गया है, कितना महत्वपूर्ण इसको कहा जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में जो विमर्श है, नई शिक्षा नीति को जो लागू करने की योजना है, उसके संदर्भ में वाराणसी का ये समागम कितना महत्वपूर्ण? निशांत जी देखिए लालचंद की नई शिक्षा नीति की जहां तक बात है तो शिक्षा नीति को आए हुए अब करीब करीब 2 साल पूरे होने वाले हैं जी। और 2 साल के दौरान शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है और आगे आने वाले समय में किस तरह से इसको बेहतर तरीके से युवाओं के लिए लागू किया जाए ताकि जैसा कि प्रधानमंत्री अभी बता रहे थे कि युवाओं के लिए ऊंची उड़ान का रास्ता साफ होगा और युवाओं के जो सपने हैं और उनके उड़ान को प्रोत्साहित किया जा सकेगा और युवाओं पे जो पहले जो थोपने वाली जो नीति थी उससे छुटकारा मिलेगा युवाओं को। तो बिल्कुल ये एक काफी बेहद महत्वपूर्ण विचार विमर्श का दौर चलने वाला है 3 दिनों तक, क्योंकि इस जो अखिल भारतीय शिक्षा समागम की बात करें तो यहाँ पर
न केवल केंद्र सरकार के जो शिक्षण संस्थान है, जैसे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, जैसे राष्ट्रीय महत्व के शिक्षण संस्थान है, IIT, NIT के डायरेक्टर्स यहाँ पर है, बल्कि जो राज्य विश्वविद्यालय है, निजी विश्वविद्यालय है, डीम्ड विश्वविद्यालय है, उन सबके कुलपति भी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि शिक्षा नीति को अगर लागू करना है तो सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। केवल केंद्र सरकार की नहीं बल्कि सभी राज्य सरकारों को भी इसमें साथ आना पड़ेगा, तभी जो मेन स्टेक होल्डर्स जो कि युवा हैं, उनके लिए हम भविष्य के लिए नीति तय कर सकते हैं। तो जहां तक युवाओं के लिए इस नीति की बात है, जैसा कि प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि थोपने वाली नीति से काम नहीं चलेगा, तो ये जो नई शिक्षा नीति है उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है युवाओं के लिए। जैसे हम और आप जब पढ़ते थे उस समय एक बार में हम लोग एक ही डिग्री की पढ़ाई कर सकते थे। जैसे अगर मैं BSc कर रहा हूं तो केवल BSc ही कर सकता था। तो अब जो नई शिक्षा नीति के बाद UGC ने शिक्षा नीति की भावना के तहत ही एक नए रेगुलेशन को मंजूरी दी है कि कोई भी स्टूडेंट अब साइमल्टेनियसली एक बार में ही एक से अधिक 2 डिग्री कर सकता है। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट चाहे तो आर्ट्स की पढ़ाई भी कर सकता है या कॉमर्स की पढ़ाई भी कर सकता है। तो यही मल्टी डिसिप्लिनरी यानी बहुविषयकता की बात कही गई है। तो चाहे वो अगर एक कोर्स फिजिकल मोड में कर रहा है तो दूसरा कोर्स वो ऑनलाइन मोड में कंप्लीट कर सकता है। तो कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही विषय से बंधे रह जाए। तो बिल्कुल इससे युवाओं को काफी फायदा होगा। और एक और जो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि जैसे बीच में हमारी पढ़ाई छूट जाती थी तो फिर उसके बाद हमें डिग्री नहीं मिलती थी, तो अब जो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की जो बात की गई है नई शिक्षा नीति में, अगर किसी कारणवश कोई बीच में पढ़ाई छोड़ भी देता है तो भी वो अगर 1 साल की पढ़ाई करने के बाद उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई के बाद डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल की पढ़ाई के बाद डिग्री मिलेगी। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। और अगर कोई बीच में पढ़ाई छोड़ भी देता है तो बाद में वो आके कंटिन्यू कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के जो नई शिक्षा नीति है उसको वक्त की जरूरत के मुताबिक बनाया गया है। और उसमें ये जो समागम है जिसमें कि आपने बताया कि 300 से भी अधिक अधिकारी VC हिस्सा ले रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशांत जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और अब हम खबर पर नजर में रुख कर रहे हैं G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को लेकर के, जो आज इंडोनेशिया के बाली में शुरू हो रही है, 2 दिवसीय बैठक। और इस बैठक का विषय है अधिक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध विश्व का निर्माण। यह बैठक वैश्विक बहाली के प्रयासों पर चर्चा करने के लिए एक कार्यनीतिक मंच प्रदान करेगी। इस बैठक में 2 सत्र होंगे। बहुपक्षवाद को सशक्त करने पर आधारित पहले सत्र में वैश्विक सहयोग मजबूत बनाने के साझा उपायों और देशों के बीच परस्पर विश्वास बनाने पर चर्चा होगी। ये सत्र विश्व की स्थिरता, शांति और विकास का पर्याय बनेगा। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित दूसरा सत्र जो होगा उसमें खाद्य संकट, उर्वरकों की कमी और विश्व में वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए कार्यनीतिक उपायों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री S सुब्रमण्यम जयशंकर जी G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इंडोनेशिया की इस यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर अन्य G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कर रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमृतपाल सिंह जुड़ चुके हैं। अमृत, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में बताई कि 2 सत्र होंगे, 2 सेशन। एक सेशन तो जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुपक्षीय विश्व पर होगा और दूसरा खाद्य सुरक्षा संकट यानी फूड सिक्योरिटी पर। बात अगर कर लें तो इस वक्त जो चुनौतियां हैं, दुनिया के सामने जो चैलेंजेस हैं, उसमें ये दोनों सत्र कितने महत्वपूर्ण होंगे G20 देशों के लिहाज से? देखिए, काफी महत्वपूर्ण है यह सत्र, क्योंकि जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग होती है G20 देशों की, ये एसेंशियली जो समिट होनी है इस साल के अंत में बाली में, क्योंकि इंडोनेशिया प्रेसिडेंट है G20 का और अगले साल और इसी समिट में भारत को प्रेसिडेंसी दी जाएगी। तो भारत एक ट्रायोका का पार्ट है, तो भारत की जो इसमें शिरकत है वो उस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। पर G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीट, जैसे मैं कह रहा था कि ब्लूप्रिंट तय करती है कि समिट पे जो इश्यूज जो डिस्कस किए जाएंगे उसकी रूपरेखा आउटलाइन करती है। तो ये जो 2 सत्र आपने बताया कि एक मल्टीपोलर और मल्टी वर्ल्ड की तरफ जो कदम उठाने और सेकेंडली जो मल्टीलैटरलिज्म है उसको स्ट्रेंथन करना, ये एक इम्पोर्टेंट है कि इस लिहाज से अहम है कि जो यूनिलैटरलिज्म दुनिया में पहले देखी जाती थी या
कुछ क्षेत्रों में कुछ देशों द्वारा अभी भी उसको अपने अपने क्षेत्रों में इन्फोर्स करने की कोशिश की जाती है। तो एक मोर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, एक फेयर, इक्विटेबल, इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर हो जिसमें सबकी भागीदारी और जिम्मेवारी बराबर हो, चाहे वो डेवलपिंग वर्ल्ड हो चाहे वो डेवलप्ड वर्ल्ड हो, और सब इकट्ठे हाथ मिला के अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और जो उसमें डिसीजन, वर्ल्ड के जो डिसीजंस हैं उसमें भागीदारी करें, उसकी तरफ ये एक अहम सेशन होगा। दूसरा, जैसे आपने बताया कि फूड सिक्योरिटी, देखिए फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल सप्लाई चेन जब वर्ल्ड की डिसरप्ट हुई, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी डिसरप्ट हुई, ट्रेड डिसरप्ट हुआ पैंडेमिक के चलते। तो अभी हम पैंडेमिक की रिकवरी की बात कर ही रहे थे, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी की, तो ये यूक्रेन रशिया क्राइसिस आ गया, उससे शार्प फोकस आ गया फूड को लेकर, क्योंकि यूक्रेन और रशिया दोनों ही बड़े फूड प्रोड्यूसर्स हैं दुनिया के। तो कई देश में, जैसे श्रीलंका में आपने देखा हाल, और जो खास करके जो छोटी इकोनॉमीज हैं उन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो इन सप्लाई चेन डिसरप्शंस को कैसे जो हुई हैं उनको कैसे बहाल किया जाए, इन सप्लाई चेन्स को, उस लिहाज इसी पर विचार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। अमृत, समय की कमी है लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों मुद्दे बहुत ही अहम हैं G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज के खबर पर नजर में इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।